ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि क्यों जब हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और खासकर मिड कैप की तरफ जाते हैं, स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म का अगर हमारे पास पैसा न हो तो हमें घुसना भी नहीं चाहिए। डेटा के साथ बात करेंगे उसके ऊपर, बट उससे पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है हमारे पास और यहाँ पे इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन टू 2.07% इन अगस्त फ्रॉम 8 ईयर लो इन जुलाई 1.55। जुलाई महीने में 1.55% का इन्फ्लेशन नंबर हिट किया था, जो कि लोएस्ट था पिछले 8 साल का। अगस्त के महीने में वो बढ़ा है लेकिन 2.07% तक ही गया है, जो काफी सारे इकोनॉमिस्ट का मानना था 2.10% तक जा सकता था, उससे थोड़ा कम ही 2.07% रहा है। तो इस डेटा का मतलब ये है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हर जगह महंगाई घटी है, किसी सेक्टर में घटी है, किसी में बढ़ी है, एवरेज 2% है। अब इससे होगा ये कि आरबीआई के पास जो रेट कट की बातें हो रही थी वो रेट कट करने के लिए अभी काफी यहाँ पे गैप बचा हुआ है, क्योंकि आरबीआई तो भाई 6% तक का अपर लिमिट लेके चलता है। 6% से भी नीचे रहेगा तो मतलब 4% से 6% के बीच में रहता है तो आरबीआई का मानना है कि बढ़िया है भाई, इन्फ्लेशन महंगाई अच्छी चल रही है, क्योंकि ग्रोथ के लिए महंगाई जरूरी है। तो अब महंगाई जब बढ़ जाती है बहुत ज्यादा तो भाई रेट कट हो नहीं पाता है। जैसे अमेरिका में अभी नहीं हो पा रहा है रेट कट, लेकिन अमेरिका के अंदर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि फेड की तरफ से भी रेट कट होगा और भारत के अंदर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आरबीआई की तरफ से भी रेट कट होगा। अब ऐसा नहीं कि पीछे रेट कट हुआ है तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट बूस्ट हो गया है, तो पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए रेट कट, लेकिन भारत का मार्केट ऐसा हुआ पड़ा है पिछले 1 साल से कि सारे गुड फैक्टर्स इसके अंदर डाइल्यूट हो जा रहे हैं और कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट बन नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट बने या ना बने, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रेट कट का इफेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी पैसा ज्यादा जाता है और लोग सामान भी ज्यादा खरीदते हैं तो बिजनेसेस को भी इनडायरेक्टली फायदा होता है। ईएमआई भी कम पे करना पड़ता है बिजनेसेस को भी, लोगों को भी, तो पैसा भी बचता है। तो ये सब चीजें होती है। अब चलिए डेटा के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि क्यों हमें, अगर हमारा लॉन्ग टर्म का पैसा, कई सारे लोगों को मैंने देखा है 1-1, 2-2 साल का पैसा भी वो मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड में, इवन फ्लेक्सी कैप फंड में भी डाल देते हैं। तो ध्यान से, मतलब दिमाग एकदम खुल जाएगा और सबको लगता है ना दूसरों के साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इक्विटी में आए हो तो लॉन्ग टर्म तक रहना ही होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है। देखो कैसा, यहाँ पे डेटा की हम बात कर रहे हैं 2005 से लेकर और लगभग अभी के टाइम तक 2025 तक के डेटा की हम बात करेंगे। 2005 से और 2008 का जो पीक बना था मिड कैप इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स ये होता है, इंडेक्स फंड जो आप कहते हो ना वो यही होता है। तो 2005 से 2008 तक लमसम अगर किसी ने एक बार 2005 में रुपया डाल दिया होता और 2008 तक उसका 56% का सीएजीआर रिटर्न बनता, 56% सालाना का रिटर्न बनता। एसआईपी इन्वेस्टर को 62% का XIRR रिटर्न मिलता। ये 2 साल 8 महीने का पूरा पीरियड था 2005 से 2008 तक। क्लियर है? और तगड़ा रिटर्न बना सबका। अब जो इस फेज के स्टार्टिंग में मार्केट में घुसा होगा उसको तो 1 साल में 6 महीने में भी तगड़ा पैसा बन गया होगा, लेकिन 2008 का जो पीक बना था, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे जस्ट पहले का जो पीक था, वहां पे किसी ने लमसम एक बार मान लो एक मुश्त पैसा डाला होता, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं डाला होता, तो उस एक मुश्त पैसे को पॉजिटिव में आने में 6 साल लगभग लग गए। 2014 में जाके वो पैसा वापस उतना बराबर भी आया होता और उसके बाद पॉजिटिव में गया होता। 6 साल तक जीरो, 2008 के पीक से 2014 तक 0% का रिटर्न मिला है लमसम इन्वेस्टर को। क्लियर है? और जो एसआईपी इन्वेस्टर है उसको 14% मिल गया है उस टाइम पीरियड में भी, जहां पे 0% लमसम इन्वेस्टर को मिला है पीक टू पीक में। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, जो 3 साल 7 महीने का समय था 2014 से लेकर 2018 तक, लमसम इन्वेस्टर को 30% सालाना रिटर्न मिला है और एसआईपी इन्वेस्टर को 28% का सालाना रिटर्न मिला है 2014 से लेकर 2018 तक। फिर 2018 में पीक बना मार्केट के अंदर में और ये 2 साल 9 महीने, 2 years 9 months का टाइम था
और 2018 से लेकर और लगभग 2021 के शुरुआत तक लमसम इन्वेस्टर को 0% का रिटर्न मिला है और एसआईपी इन्वेस्टर को 13% का रिटर्न मिला है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट और दिमाग खोलने वाली जानकारी है, समझाऊंगा जब इसको तब समझ में आएगा क्या समझा। उसके बाद फिर 2021 से लेके लगभग मान लो 2022 दिसंबर तक का टाइम है, फिर दिसंबर के बाद से तो रैली 2023 में आई थी, तो 2022 दिसंबर तक लमसम इन्वेस्टर को 27% का रिटर्न बना है और जो एसआईपी इन्वेस्टर है उसको 16% का रिटर्न बना है। और 2022 में तो पूरा ये फिर फ्लैट ही कंसोलिडेशन फेज में ही है, 2021 के लास्ट तक में ही रिटर्न बन गया था इतना। तो अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो कोई एक 10 साल का अगर आप टाइम पीरियड उठाओगे तो लमसम एसआईपी इन्वेस्टर को तो हर टाइम पीरियड में रिटर्न बना है। जो गिरावट का फेज था, कंसोलिडेशन का फेज था, उसमें भी, जो रैली का फेज है उसमें भी, ये दिख रहा है कि एसआईपी इन्वेस्टर को हर टाइम पे रिटर्न बने हैं। लेकिन जो लमसम इन्वेस्टर भी है जिसने एक बार पैसे डालकर भी छोड़ दिए हैं, 10 साल का अगर आप टाइम पीरियड उठाते हो तो अच्छा खासा पैसा उसका भी बना है। अगर 2005 से 2015 तक की बात करते हो फिर भी, या 2015 से 2022 की बात करते हो, 2010 से 2020 की बात करते हो, 2006 से 2016 की बात करते हो, क्या दिख रहा है कि हर 10 साल के टाइम पीरियड में तो पैसा अच्छा बना है लमसम इन्वेस्ट। एसआईपी को हर टाइम है, एसआईपी को हटा देते हैं क्योंकि एसआईपी का हर टाइम पीरियड में पैसा बना है, लेकिन लमसम वाले का भी हर 10 साल के टाइम पीरियड में पैसा बना है। लेकिन वही अगर कोई इन्वेस्टर एक मुश्त पैसा डाल के अगर 3 साल 4 साल के लिए छोड़ना चाहता है मिड कैप में या स्मॉल कैप में, तो हमें दिख रहा है कि निगेटिव में उसको निकलना, इवन 5 साल के टाइम पीरियड में भी निगेटिव रिटर्न्स लेके उसको निकलना पड़ सकता है। निगेटिव रिटर्न्स कब नहीं मिलेगा? 5 साल के टाइम पीरियड में भी, 6 साल के टाइम पीरियड में, कि मान लो जैसे 2008 के पीक पे इन्वेस्टमेंट गया, उसके बाद फिर जब 2009 का बॉटम बना था वहां पे भी कुछ पैसा डाल दिया होता, ठीक है, 1 साल बाद 2010 में भी कुछ पैसा डाल दिया होता एक मुश्त, तो फिर भी अच्छे रिटर्न्स बन जाते। लेकिन एकदम ही एक बार बस डाला और उसके बाद छोड़ दिया, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की गेम हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म तो सब कुछ रिस्की है, मिड टर्म के लिए। क्लियर है? तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कम कम थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी वे में ही इन्वेस्ट करेगा, तो वो तो बेस्ट ही हो जाता है। फिर वहां पे तो मतलब हर टाइम पीरियड में अच्छा खासा पैसा बन जा रहा है। लेकिन अगर बहुत पैसा है और डालना है तो ये चार्ट ध्यान में जरूर रखना है कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए एक तो इक्विटी में नहीं डालना है, तो फिर हमें डेट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना है, हाइब्रिड की तरफ मूव करना है। और अगर लंबे समय के लिए डालना है तो थोड़ा खींच के डालना एक बेटर चॉइस हो सकता है कि डेट के अंदर डाल दो, उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा इक्विटी में डालते रहो। या फिर अगर और लंबा, लाइक 8-10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तब आंख बंद करके डाल देने पे नुकसान के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है 2-2, 3-3 साल के लिए वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट, लेकिन 10 ईयर मतलब 8 ईयर्स प्लस के टाइम पीरियड का गोल हो तभी मिड कैप स्मॉल कैप में, और इस चीज को दिमाग में डालो। नहीं तो फिर आप मार्केट को बुरा भला कहोगे और खुद का नुकसान करवा के निकलोगे, क्योंकि लगता है कि ये तो पहले हो चुका है, अब नहीं हो सकता, या ये तो दूसरों के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हो सकता। मतलब इस चीज की क्या गारंटी है कि जो चीज पास्ट में हुआ है, जैसे 2008 से 2014 तक एकदम फेज खराब चला, वो आगे 2026 से 2034 तक क्यों नहीं चल सकता? 2028 से 2034 तक क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? तो एसआईपी वे में तो हम फिर भी पैसा बनाएंगे, लेकिन लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान के साथ इन्वेस्ट करना है। तो ये समझना जरूरी है और लंबे समय के साथ ही इन्वेस्ट करना जरूरी है। मिड टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड्स हो जाते हैं हमारे पास, डेट फंड हो जाते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए, उनको आप ध्यान में रखें। और इक्विटी के अंदर और खासकर मिड स्मॉल के अंदर लॉन्ग टर्म का पैसा ही डालें।